नैनबा का एक बहुत ही खतरनाक और हाई सिक्योरिटी प्रिजन है एक सुनसान से आइलैंड पे, और कोई भी कैदी वहाँ से जिंदा भाग नहीं पाया। लेकिन एक कैदी ऐसा भी है जो कि सेल नंबर 13 में रहता है और उसके पावर की मदद से वो यहाँ से भागना चाहता है। वो अकेला यहाँ से भागना नहीं चाहता बल्कि वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। लेकिन सुपरवाइजर हर एक स्केप रूट को बंद करवा देता है। लेकिन एक आखिरी दरवाजा बंद हो, वो लोग उससे पहले वहाँ से निकल जाते हैं। तभी इनका एक साथी जिसने ब्लू कैप पहना है वो एक कार्ड निकालता है और उन्हें दिखाता है कि यहाँ पे काफी सारे ना दिखाई देने वाले लेजर्स हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए ये सभी लोग ब्रेक डांस करने लगते हैं। लेकिन उनका सबसे समझदार साथी वहाँ पे आता है और वो पासवर्ड को क्रैक कर लेता है, जिसके बाद वो लेजर्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तभी और भी ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ करके एसी डक्ट के थ्रू वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अंदर भी स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है। जब वहाँ से बच के निकलते हैं तो उनके पीछे एक जाइंट बॉल छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ से बच के निकलते हैं तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये लोग इन सभी चीजों से बच जाते हैं। तब इन्हें पता ये चलता है कि ये लोग उसी जगह पे वापस पहुंच चुके हैं जहाँ पे उन्होंने लेजर्स को डीएक्टिवेट किया था। अब इनकी ये सारी हरकत देख करके सुपरवाइजर को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो अपने एक आदमी यमाडा को उनके पास भेजता है उन्हें रोकने के लिए। यमाडा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में यमाडा ये बात भूल जाता है कि उसे कौन से रास्ते जाना था और वो बाद में सुपरवाइजर से पूछने लगता है। अब इतनी देर में ये सभी लोग वहाँ से और दूर चले जाते हैं और उनको लगता है कि अब वो लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन तभी उनके सामने काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके पास गन है। तभी निको अपने सीने पे गोली खाती है अपनी दोस्तों की जान बचाने के लिए और वो मरने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जो गोली उसे लगी है वो असल में कोई गोली नहीं है बल्कि एक ट्रैंकुलाइजर है, जिसका कि निको पे कोई असर नहीं होता। सभी सोल्जर्स यही सोचने लगते हैं कि निको पे इसका असर क्यों नहीं हुआ। अब इतनी देर में उसके जितने भी साथी होते हैं वो हमला कर देते हैं सभी सोल्जर्स पे और उनको हरा करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने काफी सारे कुत्ते आ जाते हैं और यहाँ पे निको ने नेट जियो का चैनल देखा था तो उसे पता होता है कि कुत्तों को शांत कैसे करना है और वो आराम से उन कुत्तों को शांत कर देती है। और वहाँ से जब वो लोग भागने लगते हैं तब उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा दरवाजा आ जाता है और इस दरवाजे को पार करते ही वो लोग यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। लेकिन वो लोग ये चीज देख करके हैरान थे कि उनके सामने सुपरवाइजर खड़ा है जो कि उनका बाहर इंतजार कर रहा है। वो सभी लोग मिल करके सुपरवाइजर पे हमला करते हैं, लेकिन सुपरवाइजर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि एक एक करके सबको हरा देता है और उनको वापस से उनके सेल में भेज देता है। लेकिन प्रिजन में वापस आ जाने के बावजूद भी ये लोग इतना ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे इनको अच्छा खाना मिल रहा है, बाथटब है, इनके लिए जिम फैसिलिटी है और ऊपर से इतनी सारी एक्सेसरीज हैं जो इनको नहीं मिलती किसी और प्रिजन में। लेकिन जूगो फिर से ट्राई करता है यहाँ से भागने का और वो पकड़ा जाता है और सेल में आ जाने के बाद वो अपने साथियों को बताता है कि यहाँ पे आते समय मैंने बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा है। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं उस तरफ में जहाँ पे वो लड़की रह रही है। और विजिटिंग रूम में जब वो लोग आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो लड़की सुपरवाइजर के साथ है और फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि साइतामा की सेकंड कॉपी ने इस सुंदर लड़की को कैसे पटा लिया। तभी इस बात का खुलासा होता है कि सुंदर सी बैडी खुद बनना चाहती है एक डैडी, यानी कि ये लड़का है और ये छोटा भाई है सुपरवाइजर का। तभी सुपरवाइजर को उसके सीनियर्स बुला लेते हैं और यहाँ पे फिर जूगो उसके छोटे भाई से तब तक बात करने लगता है। फिर सुपरवाइजर का छोटा भाई उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ और गले में ये पट्टे जैसी चीजें क्या हैं? क्या तुम किसी के घर पे कुत्ते का काम किया करते थे? ये सुन के जूगो को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बस इतना बताता है कि बहुत समय पहले एक आदमी ने मुझे ये पहना दिया था जिसके गले के पीछे रेड स्कार है और यही कारण है कि मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं इस आदमी को ढूंढ सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। फिर अगले सुबह सुपरवाइजर फिर से चेक करता है सेल नंबर 13 को और वो देखता है कि जूगो वहाँ पे नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है कि जूगो फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि जूगो तो नाइट ड्यूटी रूम में सो रहा होता है। सुपरवाइजर को आ जाता है गुस्सा और वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पे क्यों सो गए थे? तब जूगो उससे बोलता है कि मेरा जो सेलमेट है वो बहुत जोर से खराटे मारता है, इसलिए मैं यहाँ पे आके सो गया था। और इतना काफी नहीं था कि वहाँ पे अमाडो भी आ जाता है। अब यमाडो को ये ड्यूटी दी गई थी कि उसको नाइट में सब पे नजर रखनी है, लेकिन वो बिजी था पूरे दिन ट्रेनिंग में, इसलिए उसने किसी पे नजर नहीं रखी। इसके बाद जूगो जब अपने दोस्त के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि यार इधर का खाना बहुत ही अच्छा है, मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे को यही जेल मिली, अगर मेरे को कोई और जेल मिलती तो वहाँ का खाना खाते ही मैं मर जाता। अब ये सारी बातें हल्का चचेरा भाई सुन लेता है जो कि यहाँ पे सभी कैदियों के लिए खाना बनाता है। उसको ये बात अच्छी लगती है तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा सा केक उनके सामने रख देता है। अब ये लोग तो केक खाने में बिजी थे तो इनके बाकी साथी बिजी होते हैं रूबिक क्यूब को सॉल्व करने में। तभी वहाँ पे जूगो आता है और एक ही बार में क्यूब को सॉल्व कर देता है। इसको देख करके उसके सभी साथी इंप्रेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसको और भी हार्डर पजल दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसको जूगो केवल चुटकियों में सॉल्व कर देता है। और फिर उसके साथी उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतना ही दिमाग है तो इस प्रिजन से निकल क्यों नहीं जाते। अब ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। तब सुपरवाइजर आता है और उनको शांत करता है और उनको फर्नीचर बनाने का काम दे देता है। जूगो बोलता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। तब सुपरवाइजर बोलता है कि चुपचाप करते बैठो और तुम अपने दोस्त को निको को भी तो देखो, वो कितने अच्छे से फर्नीचर बना रहा है।
वहीं पर जब निको की तरफ नजर जाती है सबकी, तो उनको पता चलता है कि वो फर्नीचर नहीं बल्कि वुड से एक रोबोट बना रहा है। और ये चीज देख करके सुपरवाइजर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पे एक टपली मारता है, जिसके बाद निको के सिर के ऊपर एक ड्रैगन बॉल आ जाता है। इतना काफी नहीं था कि दूसरे ने एक हॉट फिगर बना दिया लड़की का। फिर जुगो की जब बारी आती है तो वो प्राउडली दिखाता है कि देखो मैंने एक फर्नीचर बना ही दिया। सुपरवाइजर इसको गौर से देख रहा होता है और वो भी इसके काम से इम्प्रेस होता है, लेकिन तुरंत ही जुगो एक ऐसा बटन दबाता है जिसके बाद एक ड्रॉअर खुलता है और सीधा मुंह पे लगता है सुपरवाइजर के। और यहाँ पे फिर जुगो समझाने लगता है कि हमने जो ड्रॉअर बनाया है वो ऑटोमेटिकली खुल सकता है। सुपरवाइजर बोलता है कि थैंक यू, तुमने बहुत जल्दी बता दिया। लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर की चिंता इस बात से नहीं है कि ड्रॉअर उसके चेहरे पे लगा, बल्कि इस बात की चिंता उसे ज्यादा होने लगती है कि अगर उसके सीनियर्स को इस बात का पता चला कि सेल नंबर 13 में एक ऐसा कैदी है जिसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है और आगे चल के अगर वो इस सेल से भाग जाता है तो हो सकता है उसकी जॉब चली जाए। और ये सारी बातें जुगो सुन लेता है। फिर वो सुपरवाइजर से बोलता है कि तुम्हारी बहुत बदनामी होगी अगर मैं यहाँ से निकल गया तो। फिर सुपरवाइजर उसके हाथ में हथकड़ी बांध देता है और उसके बाद अपने साथी से बोलता है कि जाकर चेक करो कि किसी भी सेल से कोई कैदी भागा ना हो। इसके बाद सुपरवाइजर एक ट्रेन पकड़ता है और सीधा हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पे उसको वार्डन से मिलना है और कुछ फाइल सबमिट करनी है। इसलिए जब उन दोनों का हाथ टकराता है तब यहाँ पे वार्डन बोलती है कि मैं पानी पानी हो गई, जिसको लेकर के उसका जो गार्ड होता है सुपरवाइजर पे हमला कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सुपरवाइजर के टच करने की वजह से वार्डन का ये हाल हो गया है। लेकिन इसके बाद सुपरवाइजर उस गार्ड को पीट देता है और बोलता है कि चलो अब काम की बात करते हैं। और वो लोग उन कैदियों के बारे में बात करने लगते हैं जिनका सबसे ज्यादा चांसेस है यहाँ से भाग जाने का। तो सबसे पहला आता है निको, जिसका कैदी नंबर है 25। उसको पकड़ा गया था ड्रग अब्यूज के लिए और ऊपर से जिस कैद के अंदर वो पहले रह रहा था, यानी कि जिस प्रिजन के अंदर, वहाँ से भी उसने भागने की कोशिश की थी। उसको सुई से नफरत है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर कई बार उसे इंजेक्शन दे देते हैं क्योंकि उसको फूड एलर्जी भी है। लेकिन आगे चल के हमने उसे इंजेक्शन देना बंद कर दिया, बल्कि उसकी सारी दवाई उसको ऐसे फॉर्म में दी जिसको वो खा सकता है और अब जाकर के निको खुश है। फिर दूसरा है कैदी नंबर 69, जिसने दंगे करवाए थे, इसलिए हमने उसको पकड़ा था और वो अपने पुराने प्रिजन से इसलिए भाग गया था क्योंकि वहाँ का खाना अच्छा नहीं था। लेकिन अब वो बहुत खुश है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है और उसको बहुत मजा भी आ रहा है। तीसरे नंबर पे आता है कैदी नंबर 11, जिसे इसलिए पकड़ा गया था क्योंकि वो एक इलीगल कैसीनो चला रहा था और उसने अपने पुराने प्रिजन से भागने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि उसको डेट पे जाना था एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ। और आखिरी में आता है जुगो, जिसको किंग ऑफ स्केप भी बोला जाता है और कैदी नंबर है इसका 15। और इसकी खासियत ये है कि जिस दिन इसको प्रिजन में लाया गया था, इसके पहले वाले प्रिजन में, उसी दिन इसने वहाँ से भागने की कोशिश की थी और ये भाग भी गया था। फिर वार्डन पूछती है कि वो लगातार भागने की कोशिश क्यों करता है, तो सुपरवाइजर बताता है कि हो सकता है वो उसकी हॉबी हो। फिर अगले दिन हाइम सुपरवाइजर से मिलता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता है। वो रोते हुए बोलता है कि मैं अगली बार से उन 4 कैदियों पे नजर नहीं रखूंगा क्योंकि वो लोग लगातार मुझे बुली करते हैं। सुपरवाइजर बोलता है कि ये अच्छी निशानी नहीं है बहादुर आदमी की, तुम्हें बहादुर बनना होगा और उनका सामना करना होगा। हाइम फिर भी अपने सुपरवाइजर की बात नहीं मानता। वो लगातार यही बोलता है रोते हुए कि नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो लोग लगातार मुझे बुली करते हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा। फिर हाजिमी उसे समझाने लगता है कि तुम जैसा बहादुर आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। तुम इतने बहादुर हो कि तुम उन 4 के ऊपर नजर रखे हुए हो, जबकि बाकी लोग तो केवल एक ही कैदी पे नजर रखते हैं। और तुम्हारी वजह से मैं बेफिक्र घूमता रहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उन 4 को संभाल लोगे। तब तक मैं बाकी काम आराम से कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें तब भी प्रॉब्लम आ रही है उनको संभालने में, तो एक काम करो, उनकी वीकनेस का इस्तेमाल करो उनके खिलाफ। जैसे कि कैदी नंबर 11, जिसका नाम है यूनो, उसकी कमजोरी है लड़कियां और खूबसूरत लड़कियों को देखते ही वो पागल होने लगता है। इसकी वजह से उसको ला करके दे दो एक मैगजीन जिसके अंदर काफी सारी खूबसूरत लड़कियों की फोटो हो। वहीं पे कैदी नंबर 69, जिसका नाम है रॉक, जिसको खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक काम करो, उसको एक मेन्यू ला करके दे दो जिसके अंदर काफी सारे टेस्टी खाने के नाम हो। वो दिन भर उसी में बिजी रहेगा। वहीं पे कैदी नंबर 25 यानी कि निको को दिन भर बस एनिमे दिखाते रहो, वो उसी में बिजी रहेगा। और जहाँ तक बात रही कैदी नंबर 15 जुगो की, तो उसकी कोई भी कमजोरी नहीं है क्योंकि उसका केवल एक ही गोल है यहाँ से बाहर निकलना। इसलिए तुम उसके बाकी साथियों को बिजी रखना, तो हो सकता है जुगो भी उनके साथ बिजी हो जाए। अब इतना बड़ा लेक्चर दे देने के बाद हाजिम फिर से अपने काम के लिए चला जाता है और वो सबसे पहले जाकर के वार्डन से मिलता है। वार्डन उसे बताती है कि सेल नंबर 13 जहाँ पे वो 4 कैदी रह रहे हैं, मैं एक और कैदी को उनके साथ भेज रही हूँ। इस कैदी का नाम है सुकुमा और इसने भी कई बार जेल से भागने की कोशिश की और हो सकता है वो उन 4 को भी इन्फ्लुएंस करे यहाँ से भागने के लिए, इसलिए लगातार इन 4 पे नजर बना के रखना। वहाँ से निकलने के बाद हाजिम का असिस्टेंट उसके सामने आता है और उसको शुक्रिया बोलता है और बताता है कि आपके दिए हुए तरीके से मैंने उन 4 को बिजी रखा। फिर हाजिम बोलता है कि एक काम करो, अब उन 4 पे और भी ज्यादा नजर बना के रखना क्योंकि उनके साथ एक और कैदी है जो वहाँ पे जाने वाला है। और यहाँ पे इन 4 को भी पता चल जाता है कि एक और कैदी है जो इनके साथ रहने वाला है और ये 4 यही सोच रहे होते हैं कि वो कौन होगा। तभी वहाँ पे सुकुमा आ जाता है अपने निंजा स्टाइल में, जिसको देखने के बाद वो 4 इम्प्रेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे जुगो तो ज्यादा इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन उसके तीनों दोस्त तो इस चीज से बहुत इम्प्रेस होते
होते हैं। फिर सुकुमो सबको बताता है कि मेरे पास काफी सारे तरीके हैं यहाँ से बाहर निकलने के, लेकिन जुगो तब भी इम्प्रेस नहीं होता। तो यहाँ पे सुकुमो बोलता है कि एक काम करते हैं, हम दोनों कंपटीशन करते हैं, यहाँ पे कौन सबसे पहले इस जगह से एस्केप कर पाएगा ये देखते हैं। तभी जुगो अपना पैर लेकर के उसके सिर पे रखता है और उसे जोर से जमीन पे पटक देता है और फिर बाद में हाँ कर देता है इस कंपटीशन के लिए। अब बाहर जो असिस्टेंट इन सब की बातें सुन रहा था, अचानक से ये चारों मिल करके उसे बुली करने लगते हैं और वो फिर रोते हुए चला जाता है हाजिम के पास। अब इधर पे इन दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जब जुगो आगे बढ़ रहा होता है तो वो चीज देखता है कि सुकुमो लगातार उसका पीछा कर रहा है। वो पूछता है सुकुमो से कि तुम क्या कर रहे हो। तब सुकुमो बताता है कि मेरी निंजा टेक्निक है, इसका नाम है शैडो टेक्निक और इसकी मदद से मैं अपोनेंट के लगातार पीछे चलता रहता हूँ लेकिन उसे पता नहीं चलता। और ये निंजा टेक्निक सुनते ही ये तीनों इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद जुगो एक एक करके सभी ट्रैप्स को डीएक्टिवेट कर रहा होता है और उसके जो साथी होते हैं वो उसके काम में मदद कर रहे होते हैं, लेकिन सुकुमो कुछ भी नहीं करता। वो चुपचाप एक छोटे से पपी की तरह इनका बस पीछा कर रहा होता है। तभी उनके सामने हाजिम आ जाता है, जिसको देख करके वो चारों डर जाते हैं, लेकिन सुकुमो नहीं डरता। वो बोलता है कि मैं अपनी निंजा टेक्निक की मदद से इस सुपरवाइजर को अभी हरा दूंगा। लेकिन हाजिम का केवल एक पंच पड़ते ही यहाँ पे सुकुमो हार मान लेता है। लेकिन ये सब सुकुमो का केवल नाटक होता है ताकि वो हाजिम का ध्यान भटका सके और तभी वो उसके ऊपर निंजा ब्लेड से हमला करता है। लेकिन एक भी ब्लेड जाकर के हाजिम को नहीं लगता, बल्कि इधर उधर बिखर जाते हैं। और यहाँ पे सुकुमो अपने ही निंजा ब्लेड की मदद से खुद को ही ट्रैप कर लेता है। इसके बाद हाजिम जब सिक्योरिटी रूम में आता है तो वो अपने असिस्टेंट से एक बात करता है और उसको बताता है कि ध्यान से देखो, हर एक कैमरे में ऐसा लग रहा है कि सुकुमो पोज कर रहा है। इसका मतलब कि सुकुमो को पता है कि हमने कैमरा कहाँ छुपा के रखे हैं। इसलिए हाजिम उसको सेल नंबर 13 से निकाल करके सेल नंबर 11 में डाल देता है। फिर अगले दिन यामाडो एक घोड़े को लेकर के चला जाता है सेल नंबर 13 में और वहाँ के कैदियों को बताने लगता है कि न्यू ईयर आने वाला है, इसलिए सारी क्लीनिंग और डेकोरेशन तुम्हें ही करने होंगे। और यहाँ पे हाजिम चला जाता है वार्डन के ऑफिस को साफ करने के लिए। जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वार्डन लगातार उसको देख रही होती है और उसको इस काम में बहुत मजा आ रहा होता है। इसके बाद वो सभी सुपरवाइजर से एक मीटिंग करती है जहाँ पे वो सबको बताती है कि न्यू ईयर में हम काफी सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि हर एक कैदी उसमें पार्टिसिपेट करे। इधर सेल नंबर 13 में सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि पिछले बार के टूर्नामेंट में हमने कितने मजे किए थे और इस बार के न्यू ईयर में हमारा प्लान यही है कि हम टूर्नामेंट के बहाने यहाँ से भाग जाएंगे। और अगले दिन फिर हर कोई एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है न्यू ईयर के टूर्नामेंट के बारे में जानने के लिए। फिर एक सुपरवाइजर सभी पार्टिसिपेंट्स का नाम लेता है और उनको रूल समझाता है और बताता है कि कैदियों को अपने ही सुपरवाइजर के साथ मिलकर के एक टीम बनानी होगी और जीतने वाली टीम को अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जैसे कि जीतने वाली टीम के जो सुपरवाइजर होंगे उनको और उनके असिस्टेंट को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाएगी और जीतने वाले कैदियों का मनपसंद कोई भी एक आइटम उन्हें दिया जाएगा। और ये बातें सुन लेने के बाद सेल नंबर 13 के कैदी खुश हो जाते हैं और तुरंत ही हाजिम के पास दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर के टीम बनाओ। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद असिस्टेंट उन चारों को एक बात बताता है कि वार्डन सिलेक्ट करेगी कि कौन सा सुपरवाइजर किस कैदियों के साथ मिलकर के टीम बनाएगा। लेकिन वार्डन का दिल जो है वो दरिया है, इसलिए वो यहाँ पे हाजिम को बोलती है कि सेल नंबर 13 के साथ मिलकर के टीम बना लो। तभी दूसरा गार्ड अपनी टीम के साथ वहाँ पे आता है और हाजिम को चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि तुम फिर से सेल नंबर 13 के साथ चिपक गए हो। तभी बाकी गार्ड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और बेकार सी बात को लेकर के आपस में झगड़ा करने लगते हैं और सब लोग यही बात बोल रहे होते हैं कि मेरी टीम बेटर है। लेकिन इन लोगों का झगड़ा एक तरीके से एंटरटेनमेंट का काम कर रहा होता है बाकी कैदियों के लिए। तो इसी के साथ पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है और पहला राउंड होता है हैंड राइटिंग का। इसको सुनने के बाद ये तीनों तो डर जाते हैं, लेकिन इन लोगों को विश्वास होता है कि जुगो कुछ कमाल करके दिखाएगा। लेकिन जब वो लोग जुगो की राइटिंग देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि जुगो ने हक दिया और उनको ये भी समझ में आ जाता है कि जुगो केवल जेल से भागने में अच्छा है और किसी चीज में नहीं। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी होती है कि यामाडो और हाजिम की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है और इन्हीं दोनों की वजह से इनकी पूरी टीम जीत जाती है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। ऊपर से वार्डन ये सभी चीजें देख रही होती है और उसको गूज़बम्प आ रहे होते हैं ये सोच के कि एक दिन हाजिम मेरा नाम भी लिखेगा। और इसी के साथ सेकंड कंपटीशन का भी ऐलान हो जाता है जिसका नाम है मोची पाउंडिंग। और इस कंपटीशन में आपको मोची को लगातार पीटते रहना है, लेकिन उसके अंदर का डरोमा नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो देखा जाए तो ये गेम स्ट्रेंथ और स्टेमिना का है। तो यहाँ पे यामाटो लेकर के आता है बहुत बड़ा सा हैमर और जाकर देता है जुगो को, लेकिन जुगो जैसे उसको उठाता है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन जब रॉक हैमर को उठाता है तो वो बहुत आराम से उठा पा रहा होता है हैमर को, इसलिए फिर रॉक डिसाइड करता है कि वो जाएगा कंपटीशन में। अब कंपटीशन जब स्टार्ट होता है तो यामाटो रॉक से बोलता है कि मैं मोची को लगातार पीटूंगा, लेकिन तुम डारुमा का ध्यान रखना। तभी रॉक का सामना होता है लैंग से। ये इसी का पुराना सेलमेट है जो कि बिल्डिंग नंबर 5 में रहा करता था और यहाँ पे ये आया है रॉक से बदला लेने के लिए। तभी लैंग अचानक से हमला कर देता है, जिसके बाद उनका एक ब्लॉक वहाँ से गिर जाता है और ये चीज देख करके रॉक भी हैरान था। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे के इंसल्ट करने लगते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि अब हमें आपस में लड़ना चाहिए। और इस फाइटिंग में लैंग बहुत ही आराम से रॉक के हैमर को तोड़ देता है। अब यहाँ पे यामाटो के सामने भी एक बहुत भद्दा सा लेकिन एक बहुत ही पावरफुल अपोनेंट उसके सामने आ जाता है और ये अपोनेंट अपनी पूरी पावर से यामाटो के ऊपर हमला कर रहा होता है। यहाँ पे लियोंग जब रॉक से लड़ रहा होता है तब उसको बताता है कि बहुत साल पहले तुमने मुझे एक फाइट में हरा दिया था और तब से मैं फाइट करना चाहता था तुमसे और अपना बदला लेना चाहता था
और उस दिन से मैंने आज तक बहुत ट्रेनिंग की है। लेकिन रॉक उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, बल्कि रॉक तो यहाँ पे सपना देख रहा होता है कि अगर मैं ये टूर्नामेंट जीत जाऊंगा तो एक ओवन मांगूंगा अपने लिए। और ये चीज सुन के सब लोग सोचते हैं कि ये इतनी बेकार सी चीज के बारे में क्यों सोच रहा है, बल्कि वो इससे भी अच्छी चीज पा सकता है। और कुछ देर के फाइट के बाद फिर रॉक अपनी पावर दिखाता है और यहाँ पे ल्यूंग को केवल अपने एक हाथ की मदद से टूर्नामेंट के बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे रॉक से इंस्पायर होकर यामाटो भी सोचता है कि अपने ओपोनेंट को वो एक ही बार में हरा देगा, इसलिए वो अपने ओपोनेंट को केवल एक पंच मारता है और रॉकेट की तरह आसमान में भेज देता है। और इसी के साथ सेल नंबर 13 ये राउंड भी जीत जाती है और उसके बाद वो लोग क्वालिफाई कर जाते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। अब इसके बाद अगला राउंड होता है कार्ड गेम, जिसको लेकर के सुपरवाइजर साटो को भेजा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए सेल नंबर 13 को। और मैच स्टार्ट होने से पहले साटो यही सोच रहा होता है कि उसको यूनो को एक बार फिर से शायद रूल समझा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यूनो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दे। और जैसे ही मैच स्टार्ट होता है साटो अचानक से अपने ओपोनेंट से पहले ही राउंड में जीत जाता है और उसको तुरंत ही हरा देता है। ये चीज देख करके उसका ओपोनेंट भी हैरान था। लेकिन यही चीज यूनो के साथ उल्टी हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे यूनो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है अपने ओपोनेंट के खिलाफ। और ये स्ट्रगल बहुत लंबी चल रही होती है, क्योंकि वो केवल एक नहीं बल्कि उसके सभी टीममेट से हार रहा होता है। फिर उसके ओपोनेंट उसे मॉक भी करते हैं कि तुम बहुत ही स्लो हो। तभी यूनो को एक आइडिया आता है, लेकिन उसी बीच ओपोनेंट का लीडर यूनो से बोलता है कि तुम बहुत स्लो हो, इसलिए तुम्हें चीटिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन फिर जुगो बोलता है कि चिंता मत करो, यूनो को चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जुगो जब ये सारी बात बता रहा होता है तब यहाँ पे यूनो अपनी टैक्टिक्स बदलता है और वो अपने ओपोनेंट के बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए समझ जाता है कि वो कौन सी चाल चलने वाला है और यहाँ पे वो अपने पहले ओपोनेंट को हरा देता है। तभी ओपोनेंट का दूसरा साथी आता है और बोलता है कि मुझे खेलने दो, लेकिन यहाँ पे यूनो अपनी टैक्टिक्स की मदद से उसको भी हरा देता है। और यहाँ पे भी यूनो ने जीतने के लिए अपने ओपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा था और इसी के साथ यूनो अपनी पूरी टीम को अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करवा देता है। वहीं पे दूसरी तरफ जब निको अपना दवाई लेकर के आ रहा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी हवा में उड़ रहा है। अब ये चीज देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जाता है हाजिम के पास और हाजिम को सारी कहानी बताता है, लेकिन हाजिम उसकी ये कहानी पे बिलीव नहीं करता। तभी चौथा कंपटीशन अनाउंस कर दिया जाता है, जिसमें कि आप सभी को बेब्लेट घुमाने हैं, लेकिन ये बेब्लेट बहुत ही बड़े साइज में होंगे और जो टीम जीतेगी उसको अपने बेब्लेट को बीच में लगातार घुमाते रहना होगा जब तक कि उसके अपोनेंट के बेब्लेट गिर नहीं जाते या फिर रिंग से बाहर नहीं चले जाते। तभी निको का ध्यान उसी आदमी पे जाता है जो कि हवा में उड़ रहा था और यहाँ पे वो हाजिम को उसके बारे में बताता है, लेकिन निको को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था उस आदमी के बारे में बताने के लिए कि वो हाजिम को पीछे फेंक देता है। इसके बाद निको अपने सभी दोस्तों से बोलता है कि उस उड़ने वाले आदमी को ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे हाजिम उसके पास आता है और उसे टपली देता है और बोलता है कि आइंदा ऐसी बदतमीजी मत करना। लेकिन अचानक से वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं जब उन दोनों को डुओ की तरह चुन लिया जाता है अगला मैच खेलने के लिए। और यहाँ पे निको का ओपोनेंट वही उड़ने वाला इंसान है। तभी अचानक से मैच स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे वो दोनों पहले तो हमला कर रहे होते हैं हाजिम के ऊपर, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हाजिम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन निको को आ जाता है गुस्सा और वो आयरन बॉल से हमला करके मैच वहीं पे रोक देता है और अपने ओपोनेंट से बोलता है कि तुम दोनों मिलकर के हाजिम पे हमला क्यों कर रहे हो। और फिर अपने ओपोनेंट्स को लेक्चर दे देने के बाद निको फिर से एक्साइट हो जाता है मैच खेलने के लिए। लेकिन जैसे ही निको खेलने वाला होता है उसका एक ओपोनेंट जाकर के बैठ जाता है टूर्नामेंट के वॉल के ऊपर, जिसने काले चश्मे पहने थे, और बोलता है कि मैं यहाँ पे थोड़ी देर सोने वाला हूँ। अब निको का सामना उसे उड़ने वाले आदमी से है। निको बोलता है कि टूर्नामेंट गया भाड़ में, पहले मुझे सिखा दो कि उड़ते कैसे हैं। लेकिन वो उड़ने वाला आदमी निको को कुछ भी नहीं सिखाता, लेकिन निको यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और लगातार बोलता है कि प्लीज मुझे सिखा दो, और वो उस आदमी को मास्टर बोलने लगता है। फिर ये उड़ने वाला आदमी आखिरकार में थक जाता है और बोलता है निको से कि अगर तुम इस मैच को जीत गए तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि उड़ते कैसे हैं। और ये बात सुनते ही निको एक्साइट हो जाता है और बोलता है कि अब मैं दिखाता हूँ कि इस मैच को जीता कैसे जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ हाजिम की लड़ाई चल रही होती है इस बंदर जैसे आदमी से, और दूर से वार्डन उन दोनों का फाइट देख रही होती है और वार्डन यही सोच रही होती है कि काश इस फाइट में हाजिम जीत जाए। और फिर से उसको गूज़बम्प आ रहे होते हैं ये सोच के कि वो और हाजिम एक दिन एक हो जाएंगे। तभी हाजिम अपने ओपोनेंट को अपने से दूर फेंक देता है और आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी ये उड़ने वाला आदमी हाजिम पे हमला कर देता है और वो भी गोकू के स्टाइल में। ये चीजें देख करके निको बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि जिस आदमी को उसने मास्टर बनाया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर यहाँ पे निको को समझ में आता है कि हाजिम पे हमला हुआ है, यानी कि उसके खुद के टीममेट पे। लेकिन निको को फिर इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी निको को यही लग रहा होता है कि उसका मास्टर बहुत ही ज्यादा कूल है और वो सारी मूव उसे सिखा देगा जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन निको को ये टूर्नामेंट जीतना होगा सबसे पहले सारे मूव सीखने के लिए, जो कि उस उड़ने वाले आदमी को आते हैं। इसलिए यहाँ पे निको हमला कर देती है उस उड़ने वाले आदमी पे और वो उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रही होती है जो थोड़ी देर पहले लैंग ने इस्तेमाल किया था रॉक के खिलाफ। और ये चीजें देख करके उड़ने वाला आदमी इंप्रेस हो जाता है और बोलने लगता है कि निको किसी के भी टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि निको किसी के भी टेक्निक को केवल थोड़ी देर में ही कॉपी कर सकता है, वो भी पूरी तरीके से। और ये चीज सुन लेने के बाद जोगो और उसके साथी भी हैरान रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी निको की इस खासियत के बारे में पता नहीं था। और इसके बाद निको और वो उड़ने वाला आदमी फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं।
यहाँ पे निको उस उड़ने वाले आदमी पे भारी पड़ रहा होता है और फिर उसको अपने से दूर करके बोलता है कि क्या अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट बन सकता हूँ। तभी उस उड़ने वाले आदमी का जो दोस्त जो वहाँ पे आराम कर रहा है वो बोलता है निको से कि तुम्हें उसका स्टूडेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसको तुम्हारा स्टूडेंट बनना चाहिए। और वो खुद भी इस टूर्नामेंट में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसको भी एक अच्छा मास्टर चाहिए। निको ये बात सुनते ही फिर से एक्साइट हो जाता है और ऊपर नीचे कूद रहा होता है और बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और फिर निको सबको बताता है कि अगर वो टूर्नामेंट जीत जाएगा तो वो सबसे पहले मांगेगा PS5, जिसके बाद सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पे निको पागल हो गया है और वो बच्चों जैसी बातें कर रहा है। तभी उस उड़ने वाला आदमी का दोस्त बीच में आता है और निको पे हमला कर देता है और निको को बोलता है कि तुम एक बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। अब यहाँ पे हाजिम उसी बंदर जैसे आदमी से लगातार लड़ रहा होता है और तभी ये बंदर जैसा आदमी हाजिम से बोलता है कि तुमने एक झूठ बोला है। तुमने झूठ ये बोला था वार्डन से कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सेल नंबर 13 के साथ, लेकिन तुमने ये बात झूठ बोली है, तुम्हें प्रॉब्लम है उन लोगों के साथ। हाजिम को ये बात सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो उस बंदर जैसे आदमी को कॉलर से पकड़ता है और दूर फेंक देता है। अब इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से बाकी टीम एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। यहाँ पे हाजिम का गुस्सा इस बंदर जैसे आदमी पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो लगातार उसे पीटने लगता है और यहाँ पे वार्डन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो तो लगातार हाजिम के सपनों में होती है कि कैसे वो हाजिम से शादी करेगी और अपना परिवार बसाएगी, सेम टू सेम हमारी सरकार की तरह। यहाँ पे इन लोगों का बैटल और भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो जाता है। लेकिन उसी बीच में निको फिर से उस उड़ने वाले आदमी से बोलती है कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। और यहाँ पे हाजिम अपने बेबलेट को घुमाता है और बाद में उस मंकी मैन के ऊपर फेंक देता है और उसके बाद ये मैच वो जीत जाता है। और यहाँ पे निको भी उस उड़ने वाले आदमी से जीत जाता है क्योंकि उसने उसी की टेक्निक को कॉपी कर लिया था जब उसने हाजिम के ऊपर हमला किया था और उसी के साथ यहाँ पे दोनों ही मैच को जीत जाते हैं। अब यहाँ पे सेल नंबर 13 फाइनल राउंड में पहुंच जाता है, लेकिन इसी के साथ निको यहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। अब हर कोई तैयारी कर रहा होता है फाइनल राउंड के लिए, लेकिन यहाँ पे वार्डन अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेती है और एक डायरी पढ़ रही होती है और डायरी पढ़ते पढ़ते वो लगातार शर्मा रही होती है। तभी एक गार्ड उसके रूम में आता है और बोलता है कि फाइनल राउंड होने वाला है, चलो अब बाहर चलते हैं। और वो उसके हाथ से उस डायरी को खींच लेता है और वो देखता है कि उस डायरी के अंदर काफी सारे केक्स और बेकरी के प्रोडक्ट्स के आइटम हैं और उसके बारे में भी लिखा गया है और कैसे उसको बनाया जा सकता है इनके बारे में भी है। तभी वार्डन उस डायरी को खींच लेती है अपने पास और उसको सीने से लगा लेती है और फिर उसे समझाने लगती है कि इस डायरी को मैं पढ़ रही थी क्योंकि मेरे पास कोई और चीज नहीं थी पढ़ने के लिए। लेकिन एक्चुअली में वार्डन का प्लान ये था कि वो हाजिम के लिए कोई बेकरी डिश बनाएगी और फिर हाजिम के साथ एक रोमांटिक डेट पे जाएगी। लेकिन तुरंत ही वो सीरियस हो जाती है और उस गार्ड के साथ चली जाती है आखिरी राउंड के लिए। और रास्ते में वो गार्ड बताता है वार्डन को कि इससे पहले का जो राउंड हुआ था उसमें हाजिम जीत चुका है और हो सकता है पिछले साल की तरह इस साल भी हाजिम पूरे राउंड जीत जाए। फिर वार्डन उसे बताती है कि हम लगातार टूर्नामेंट इसलिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि कैदियों को ये बात पता चले कि उनके सुपरवाइजर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अब यहाँ पे वार्डन क्योंकि हाजिम की तारीफ कर रही होती है तो गार्ड उसे हाजिम के नाम से चिढ़ाने लगता है और फिर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच मार के गार्ड को अपने से दूर कर देती है। अब यहाँ हॉस्पिटल में ये बंदर जैसा आदमी अपने दूसरे अपोनेंट से बात कर रहा होता है क्योंकि ये दोनों ही हाजिम की टीम से हार चुके हैं। अब यहाँ पे दूसरा आदमी बताता है कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जिसका नाम है काय और वो काफी सारे मेडिसिन बनाता है, हो सकता है उसी मेडिसिन का इस्तेमाल किया हो हाजिम ने इस फाइट को जीतने के लिए। अब ये बातें सुन करके इस मंकी मैन को भी थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा होता है उसकी बातों पे, क्योंकि यहाँ पे उसको भी शक होता है कि हाजिम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और इसलिए टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले उसने काय को अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसके बाद उससे काफी सारे मेडिसिन और ड्रग्स बनवाए ताकि उन ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो निको को हरा सके। लेकिन निको ने क्योंकि अपने पास्ट में काफी सारे ड्रग्स ले चुके हैं तो इन ड्रग्स का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये गार्ड जब फाइनल राउंड के अनाउंसमेंट कर रहा होता है तब यहाँ पे कुछ कैदी ये सोच रहे होते हैं कि इसके नाक से खून क्यों निकल रहा है, बल्कि उन्हें क्या पता कि वार्डन ने इसको एक जोरदार पंच मारा है। इसके बाद वार्डन जितने भी फाइनल कंटेस्टेंट होते हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट बोलती है और फिर बताती है कि फाइनल राउंड में क्या होने वाला है। तो फाइनल राउंड में आपको बैरल ओपनिंग करना है। यहाँ पे आप सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको बैरल ओपनिंग तो करना है, लेकिन यहाँ पे आपका टीम जो बटेगी वो इस तरीके से बटेगी, एक सुपरवाइजर होना चाहिए और उसके साथ एक कैदी होना चाहिए। यहाँ पे जुगो के जितने भी सेलमेट्स होते हैं वो बोलते हैं कि इस बार तुम्हें जाना चाहिए इस कंपटीशन में और जुगो का साथ निभाने के लिए हाजिम यहाँ पे यामाटो को भेजता है। लेकिन उसका अपोनेंट बोलता है कि मैं यामाटो से नहीं लड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि हाजिम मेरे से लड़े। लेकिन हाजिम इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं पिछले फाइट की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। अब ये बात सुनकर वार्डन फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि हाजिम की फिजिक कितनी अच्छी होगी। हाजिम भले ही थक चुका है लेकिन बाहर से ऐसा लग नहीं रहा कि हाजिम थका है। अब यहाँ पे हाजिम मना कर रहा होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तभी उसका अपोनेंट वार्डन से बोलता है कि आप बोलो हाजिम को पार्टिसिपेट करने के लिए और यहाँ पे वार्डन फिर एक डेथ स्टेयर दे रही होती है हाजिम को, जिससे कि हाजिम भी थोड़ा डर जाता है। लेकिन
अंदर ही अंदर वार्डन ये बात सोच रही होती है कि अगर ये फाइट जीत गया हाजिम तो उसकी फिजिक कितनी अच्छी होगी, इसका मतलब है कि वो लंबे समय तक टिक सकता है। अब यहाँ पे हाजिम को पार्टिसिपेट तो नहीं करना था, लेकिन वार्डन के चेहरे को देखने के बाद हाजिम डिसाइड करता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा। अब उसका अपोनेंट ये बात सोच रहा होता है कि वार्डन के केवल एक बार बोलने पे ही हाजिम मान गया। उसको इस बात का शक हो रहा होता है कि कहीं दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, या फिर हाजिम मन ही मन प्यार करता हो वार्डन से। और ये बातें सोच करके उसका अपोनेंट लगातार गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन उसको ये बात तो नहीं पता कि वार्डन एक्चुअली में प्यार करती है हाजिम से। अब यहाँ पे जुगो इस बात से हैरान था कि उसका जो अपोनेंट है वो उसी का पुराना सेलमेट है, और इसी के साथ मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही जुगो और हाजिम लगातार भाग रहे होते हैं ताकि अपने पोजीशन पे जा सके, लेकिन गुटके से अपने बालों को डाई करने वाला यह आदमी अचानक से जुगो पे हमला कर देता है। जुगो उसके हमले से बच जाता है, लेकिन जुगो को इस बात का गुस्सा आ रहा होता है कि उसको फिर से इस आदमी से लड़ना होगा। अब यहाँ पे रॉक और यूनो ये बोल रहे होते हैं कि ये आदमी गांधारी तो है नहीं, तो इसने अपने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी है। लेकिन वहीं पे हाजिम लगातार भाग रहा होता है। तब उसका अपोनेंट उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हें फाइट तो करना पड़ेगा। हाजिम से बोलता है कि तुम चाहो तो टाइटल रख सकते हो। तभी उसका अपोनेंट बोलता है कि मुझे कोई शौक नहीं है टूर्नामेंट को जीतने में, क्योंकि यहाँ पे उसके अपोनेंट को ये लग रहा होता है कि अगर वो हाजिम को हरा देगा तो वो वार्डन के मन में अपने जगह बना लेगा। तभी अपने रोप की मदद से हाजिम को पकड़ लेता है और उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हाजिम अपने दोनों पाँव पे सही सलामत लैंड कर जाता है। फिर हाजिम लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और अपने अंदर से गन निकालता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मुझे कोई शौक नहीं है इस टूर्नामेंट को जीतने में। और वहीं पे जुगो लगातार स्ट्रगल कर रहा होता है अपने अपोनेंट से जीतने के लिए। अब हाजिम का जो अपोनेंट होता है वो इस बात से हैरान था कि हाजिम के पास गन कैसे आ गई, लेकिन तभी कमेंटेटर बताता है कि एक बॉक्स हमने पहले ही ड्रॉप कर दिया था इस टूर्नामेंट में और इसके अंदर काफी सारे हथियार हैं और कोई भी टीममेट किसी भी हथियार को चुन सकता है लड़ने के लिए। और तभी इस आदमी को धक्का लगता है ये बात सुन करके। उसको समझ में नहीं आता है कि ये कब हुआ और कैसे हो गया, लेकिन यहाँ पे हाजिम ने इस बात पे गौर किया था इसलिए उसके पास गन आ जाती है। लेकिन हाजिम के पास जो गन है उसके अंदर नकली गोली है और वो उन्हीं नकली गोलियों से अपने अपोनेंट पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे वार्डन भी लगातार चीयर कर रही होती है हाजिम को और बोलने लगती है कि मेरे प्राणनाथ तुम ही इस मैच को जीतोगे। अब इसके बाद हाजिम और उसका अपोनेंट काफी सारे हथियारों से एक दूसरे पे हमला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा होता है कि हाजिम अपने पूरे कंट्रोल में है और सबको समझ में आ जाता है कि हाजिम अपने अपोनेंट से बहुत ही आराम से जीत जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुगो की, क्योंकि जुगो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है अपने अपोनेंट से लड़ने में और उसका अपोनेंट उसे टॉन्ट मार के बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा यूजलेस हो। और एक बात बता देता हूँ कि मेरी जो ये आंखें हैं वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई हैं क्योंकि वो देख नहीं सकती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा तुम बेकार हो। वहीं पे दूसरी तरफ हाजिम अपने अपोनेंट को बार बार हरा देता है, लेकिन उसका अपोनेंट बार बार उठ के खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको वार्डन को इम्प्रेस करना है। और फिर वो वार्डन की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है कि अगर उसने हाजिम को आज हरा दिया तो हो सकता है वार्डन उसको भी मर्द की तरह देखने लगेगी। इसके बाद ये अपनी रोप निकालता है और एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें कि इसकी रोप इतनी रफ्तार से घूम रही होती है कि वहाँ पे हाजिम को दिख ही नहीं रहा होता है कि उसकी रोप कहाँ से आएगी। और जिसके बाद हाजिम भी थोड़ी देर के लिए जमीन के ऊपर गिर जाता है और वहाँ बैठी सारी ऑडियंस भी यहाँ पे तारीफ कर रही होती है हाजिम के अपोनेंट की और बोल रही होती है कि उसका जो अपोनेंट है वो इतनी तेजी से रस्सी घुमा रहा है कि हाजिम को कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और वहीं पे दूसरी तरफ जुगो का बहुत बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उसका जो अपोनेंट होता है वो उस पर इतनी ज्यादा वार करता है कि जिसकी वजह से जुगो की काफी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और लगातार उसके सिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तभी ये जुगो का सिर दे मारता है दीवार के ऊपर और फिर उसके गले पे से पट्टा निकालने वाला होता है। हाजिम ये सब देख रहा होता है दूर से और फिर वो सोच रहा होता है कि उसे जुगो की मदद करनी होगी, लेकिन तभी उसका अपोनेंट उस पर हमला कर देता है। तब यहाँ पे हाजिम बोलता है कि अब बहुत हो गया और उसके रोप को एक ही हाथ से रोक देता है। यहाँ पे हाजिम अपने अपोनेंट के बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है कि वो रोप को कैसे घुमा रहा है और किस डायरेक्शन से रोप आने वाला है, जिसके बाद वो उसके रोप को रोक देता है और अपने एक पंच से उसको हरा देता है। इसके बाद पूरा क्राउड चीयर करने लगता है हाजिम के लिए, लेकिन हाजिम के जीतने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को खुशी है तो वो वार्डन को है। अब यहाँ पे जुगो का अपोनेंट उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हाथ और गले से अपने पट्टे को निकाल दो। जुगो उसको बोलता है कि मैंने काफी बार ट्राई किया है लेकिन ये नहीं निकलते हैं। फिर ये आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि इन पट्टों को केवल एक ही आदमी निकाल सकता है जिसके गले के पीछे वो रेड स्कार्स हैं। तभी जुगो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि रेड स्कार वाले आदमी ने ही यहाँ पे जुगो को पट्टा पहनाया था। फिर जुगो अपने अपोनेंट पे हमला करने जाता भी अपनी पावर की मदद से, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो अपने अपोनेंट के सामने टिक सके क्योंकि उसके अपोनेंट ने फायर का इस्तेमाल किया होता है जुगो को हराने के लिए और यहाँ पे जुगो हार भी जाता है। लेकिन जुगो फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार वो अपनी पूरी पावर का डेमोन्स्ट्रेट करता है और ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी जुगो का अपोनेंट उससे पूछता है कि तुम इस रेड स्कार वाले आदमी को क्यों ढूंढ रहे हो और उसकी जान क्यों लेना चाहते हो। फिर जुगो बताता है कि उस आदमी ने मेरे बॉडी के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और
और उसी ने मेरे को ये पट्टा पहना दिया था। और उस दिन के बाद से मैं इन पट्टों को अपने गले से या अपने हाथों पे से नहीं निकाल पाया। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जिस दिन वो आदमी मुझे मिलेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अब यहाँ पे टूर्नामेंट आधा खत्म हो चुका है और वो अपने फाइनल स्टेज पे है, लेकिन यहाँ पे सुकुमा बैठ करके आराम से अपने सेल में पढ़ रहा होता है। तभी यामाटो उसके पास आता है और बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है, इसलिए वो उसको विजिटर रूम में छोड़ करके चला जाता है टूर्नामेंट देखने के लिए। अब जो आदमी सुकुमा से मिलने के लिए आया होता है उस आदमी को देखते ही सुकुमा थोड़ा सा चौंक जाता है और उस आदमी से पूछता है कि तुमने मुझे यहाँ कैसे ढूंढ लिया। फिर ये आदमी बताता है कि मैं तो तुम्हें आराम से ढूंढ सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, और चिंता मत करो, मैंने बाहर किसी को भी नहीं बताया कि तुम जेल के अंदर हो, जिसकी वजह से तुम्हारी फ्री में पब्लिसिटी हो रही है और हर किसी को यही जानना है कि तुम कहाँ चले गए हो। और इसीलिए जब तुम जेल से बाहर आओगे तब हम एक स्टोरी बना देंगे कि तुम कैसे गायब हो गए और फिर कैसे मिल गए हो, जिसकी वजह से हर कोई तुम्हारा चाहने वाला तुम्हें फिर से देख पाएगा। लेकिन सुकुमा मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं जब जेल से बाहर आऊंगा तो मैं दुनिया वालों से झूठ नहीं बोलूंगा। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें अपने ब्रांड के लिए कोई और चेहरा ढूंढ लेना चाहिए। मैनेजर बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हमारे पहले से ही फेस बन चुके हो हमारे ब्रांड के लिए, इसलिए जैसे ही तुम जेल से बाहर आओगे तुम हमारे लिए फिर से काम करोगे। वहीं पे दूसरी तरफ जूगो जो कि टूर्नामेंट से भाग जाता है और फिर भागने के बाद एक जगह जाके छुप जाता है। तब उसके पास एक काली बिल्ली आ जाती है और फिर वो उस काली बिल्ली को अपने गोद में उठा लेता है। उसके बाद उसको आवाज आ रही होती है सुकुमो की। तब वो चुपचाप सुकुमो की बातें सुन रहा होता है। अब यहाँ पे सुकुमो अपने मैनेजर से बोलता है कि पहली बात तो ये कि मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा और अगर तुमने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैं सबको बता दूंगा कि किस तरीके से तुमने मेरा किडनैप किया था और इस वक्त तुम्हें जेल में होना चाहिए, ना कि मुझे। तो होता यूं है कि एक डायरेक्टर निंजा मूवी बनाना चाहता था, लेकिन ऑलरेडी काफी सारे निंजा मूवी बन चुके थे, इसलिए ये डायरेक्टर एक रियल लाइफ निंजा के ऊपर मूवी बनाना चाहता था। लेकिन मैनेजर उसे बोलता है कि ऐसे निंजा कहाँ मिलेंगे। फिर जंगलों में काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें एक निंजा मिल जाता है जिसका नाम होता है सुकुमा। अब सुकुमा यहाँ पे छोटा होता है और लगातार ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो दोनों सुकुमा से बोलते हैं कि बाकी निंजा कहाँ हैं। सुकुमा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने मुझे अबैंडन कर दिया है, यानी कि उन्होंने मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है और मैं एक अच्छा निंजा नहीं बन पाया। फिर यहाँ पे सुकुमा रोते हुए ये बात भी बताता है कि उल्टा मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे छोड़ दिया था। बचपन से ही मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रॉन्ग निंजा बन पाऊँ ताकि आगे चल के मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकूँ। फिर यहाँ पे ये डायरेक्टर बोलती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैंने ही तुम्हें बचपन में छोड़ दिया था, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं अब तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। अब यहाँ पे डायरेक्टर सुकुमा से झूठ बोलती है क्योंकि उसको एक रियल लाइफ निंजा के ऊपर मूवी बनानी थी। अब यहाँ पे सुकुमा को पहली बार उसकी माँ मिल गई थी तो उसको ऐसा लगता है कि उसे अपनी माँ को इम्प्रेस करना चाहिए, इसलिए सुकुमा अपनी निंजा की ट्रेनिंग छोड़ देता है और बल्कि एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने लगता है ताकि वो अपनी माँ को इम्प्रेस कर सके। लेकिन अब सुकुमा को पता है कि इन दोनों की सच्चाई क्या है, इसलिए वो डायरेक्टर और इस मैनेजर से नफरत करता है। फिर मैनेजर बोलता है कि भले ही उसने तुमसे झूठ बोला हो, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें फेम तो मिल गया और आज तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है कि तुम आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, इसलिए तुम्हें तो उनका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन सुकुमा बोलता है कि नहीं, मेरा असली मकसद था एक निंजा बनने का, ना कि एक एक्टर। तब मैनेजर बोलता है कि हमने बचपन में देखा है तुम एक बहुत ही बेकार निंजा थे और तुम कितनी भी ट्रेनिंग करते लेकिन तुम एक अच्छे निंजा नहीं बन पाते, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही अच्छी थी और इसलिए मेरे डायरेक्टर ने वही चीज देखी और तुम्हें एक एक्टर बना दिया। और ऊपर से आज तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, फेम है, जिसकी वजह से लोग तुम्हें जानते हैं। हो सकता है तुम अगर निंजा बन जाते तो ना तुम्हारे पास पैसे होते ना लोग तुम्हें जानते। सुकुमा बोलता है कोई बात नहीं, मैं तब भी खुश रहता। और फिर सुकुमा जब वहाँ से चला आता है तब वो देखता है कि वहाँ पे जुगो बैठा हुआ है एक बिल्ली के साथ। फिर जुगो उससे पूछता है क्या तुम सही में एक निंजा बनना चाहते थे। फिर सुकुमा अपने चेहरे पे से मास्क हटाता है और रोते हुए बताता है कि देखो, मुझे पता है कि मैं एक बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ और मुझे इस काम में मजा भी आ रहा था और मुझे ये बात पता था बचपन से ही कि मैं एक अच्छा निंजा कभी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन एक्टिंग के दौरान मैंने एक चीज देखी कि वो लोग मेरे पपेट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जब भी उन्हें कोई मूवी लॉन्च करनी होती थी और उसके कलेक्शन बढ़ाने होते थे तो उस मूवी के अंदर वो लोग मेरा चेहरा डाल देते थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे केवल चेहरे की वैल्यू है और वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते। फिर बीच में मैंने कोशिश भी की थी निंजा बनने की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग में मैं इतना ज्यादा डूब चुका हूँ कि अब मैं निंजा बनने की भी एक्टिंग कर रहा हूँ। इसके बाद सुकुमा जुगो को बताता है कि वो अरेस्ट कैसे हुआ था। तो होता यूं है कि जिस विलेज से मैं आता हूँ मैं वापस से उस विलेज में जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग करने के लिए और मेरी तरह मैं बाकी निंजा को भी ढूंढना चाहता था। लेकिन मैं वहाँ पे इतने सालों के बाद आया था तो मुझे नहीं पता होता है कि एक प्राइवेट कंपनी उस लैंड को ओन करती है और उनको ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पे चोरी करने आया हूँ, इसलिए वो लोग मुझे जेल भेज देते हैं। फिर जुगो बोलता है कि तुम्हारी इस कहानी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी कहानी बहुत ही फनी है, लेकिन वहीं पे ये बात पता चलती है कि तुम कितने बड़े स्टूपिड हो। फिर जुगो पूछता है कि क्या तुम यहाँ से कभी बाहर निकलना चाहते हो। तब सुकुमा बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ और ऊपर से मैं वो बन के रह सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। फिर जुगो एक एडवाइस देता है और बोलता है कि बेमतलब के लिए दूसरों के लिए निंजा सोच मत करना, तब जाकर के तुम वो बन के रह सकते हो जो तुम रियल में हो। इसके बाद जुगो फिर से टूर्नामेंट में चला जाता है और अपने अपोनेंट से लड़ना स्टार्ट कर देता है और इस बार जुगो अपने पूरे रेंज पे होता है और जुगो की पावर इतनी
इतनी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसके हाथ और गले में जो पट्टे थे वो उसकी बॉडी के साथ एक हो जाते हैं, जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो अपने अपोनेंट पे हमला करता है। वो इतनी जोर से हमला करता है कि आधा स्टेडियम कट जाता है। उसका अपोनेंट उस हमले से बच जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्राउड में लोग बैठे होते हैं वो लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ऊपर से वार्डन ये सब देख रही होती है और उसको समझ में आ जाता है कि जरूर जुगो के हाथ और गले में जो पट्टे थे उनकी वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तभी वो सारे गार्ड्स को इस बात का आदेश देती है कि जा करके जुगो को पकड़ो। फिर सभी गार्ड जा रहे होते हैं जुगो को पकड़ने के लिए, इससे पहले जुगो अपने आपे से बाहर हो जाए। लेकिन उसका जो अपोनेंट होता है ऐसा करने नहीं देता क्योंकि उसका मन है यहाँ पे जुगो से अकेले लड़ने का। अब यहाँ पे जुगो को ऐसा लगता है कि उसके अपोनेंट को पता है कि रेड स्कार वाला आदमी कहाँ पे रहता है और उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन भी है, इसलिए वो लगातार अपने अपोनेंट से पूछता है कि मुझे उसके बारे में कुछ बता दो, और अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो याद रखना पिछली बार जब हम दोनों की फाइट हुई थी तो उस फाइट में तुमने अपनी आंखें गंवा दी थी, हो सकता है इस बार तुम अपनी जान गंवा दो। लेकिन उसका अपोनेंट बोलता है कि मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, इसलिए अब चुपचाप फाइट करो। फिर उसके बाद वो जुगो को आंख के बीच में डाल देता है और बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इन आग की मदद से तुम्हें पूरी तरह से जला दूंगा, जिसके बाद तुम्हें आजादी मिल जाएगी इन पट्टों से। और वहीं पे दूसरी तरफ सुपरवाइजर सभी कैदियों से बोलते हैं कि अपने अपने सेल में चले जाएं क्योंकि ये फाइट और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही है। लेकिन वहीं पे जुगो के जितने भी दोस्त होते हैं वो मना कर देते हैं जाने के लिए। वो बोलते हैं कि हम जुगो के बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। तब यामाटो उन लोगों को बताता है कि जुगो के लिए परेशानी बढ़ चुकी है क्योंकि यहाँ पे जुगो ने काफी सारे गार्ड्स पे भी हमला किया होता है और कुछ कैदियों पे भी वो हमला कर चुका है। और ये बातें सुन लेने के बाद उन तीनों को फिक्र होने लगती है जुगो की, और वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो लोग किस तरीके से जुगो की मदद कर सकते हैं। तभी एक गार्ड इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों अभी के अभी सरेंडर कर दो। लेकिन ये ऑरेंज बाल वाला आदमी बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और वो एक गार्ड पे हमला कर देता है। लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाकी दो गार्ड भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो लोग उसके हमले को रोक देते हैं। स्टार्टिंग में तो ये गार्ड्स आपस में ही लड़ने लगते हैं कि कौन इन कैदियों को पहले पकड़ेगा, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि उन्हें एक साथ लड़ना होगा इन कैदियों को पकड़ने के लिए। फिर वो लोग इस ऑरेंज बाल वाले कैदी को पकड़ने के लिए उसके चारों साइड एक घेरा बना लेते हैं। फिर एक कैदी लगातार अपनी आग का इस्तेमाल करता है इन पे हमला करने के लिए। लेकिन तभी एक गार्ड को समझ में आ जाता है कि ये कैदी लगातार आग का हमला नहीं कर सकता, यानी कि बीच में उसको टाइम लेना पड़ता है ताकि वो अपनी एनर्जी को फिर से रिस्टोर कर सके। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक गार्ड उसके चारों साइड में पोल गाड़ देता है। तभी बाकी गार्ड्स भी अपने हथियारों से उस पर हमला करते हैं और यहाँ पे उसको हरा देते हैं। अब आखिरी में बचता है जुगो, लेकिन जुगो को हराना इतना आसान नहीं है, तो हाजिम उससे अकेले लड़ने चला जाता है और यहाँ पे लगातार उस पर फायरिंग कर रहा होता है। लेकिन गोलियों का जुगो पे कोई असर नहीं होता क्योंकि जुगो लगातार गोलियों को डॉज कर लेता है और उनको बीच में से काट देता है। और इसके बाद फिर जुगो लगातार हमला करने लगता है हाजिम के ऊपर। लेकिन बीच में ऐसा लग रहा होता है कि जुगो हार जाएगा क्योंकि हाजिम उस पर भारी पड़ रहा होता है। तब यूनो डिसाइड करता है कि वो जुगो की मदद करने जाएगा और उसके पीछे पीछे रॉक और निको भी आ जाते हैं। वो लोग सबसे पहले जाते हैं जुगो के पास और जुगो को पकड़ लेते हैं। फिर अलग अलग तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं कि जुगो होश में आ जाए, लेकिन जुगो यहाँ पे होश में आने को तैयार नहीं था। वो उन तीनों को अपने से दूर कर देता है और बस एक ही बात बोल रहा होता है कि उस कार वाला आदमी मुझे चाहिए और वो कहीं पे भी हो उसको लेकर के आओ, आज मैं उसकी जान ले लूंगा। उसके दोस्त फिर से उससे बोलते हैं कि प्लीज होश में आ जाओ और हमें याद करो कि हम लोगों ने आपस में कितने सारे अच्छे समय बिताए हैं। लेकिन यहाँ पे जुगो अपने होश में नहीं आता और वो यूनो पे हमला करने वाला होता है। तभी हाजिम बीच में आता है और वो यूनो को बोलता है कि पीछे हट जाओ नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी। और उसके बाद वो लगातार पीटने लगता है जुगो को। वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है, इतनी बुरी तरह से कि यूनो देख भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे हाजिम सबसे पहले तो जुगो के पेट पे मारता है, जिसके बाद जुगो के मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो लगातार उसके चेहरे पे पंच मार रहा होता है, इतनी बुरी तरह से कि उसके चेहरे से भी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। तब वार्डन बोलती है हाजिम को कि रुक जाओ और वो बाकी गार्ड से बोलती है कि जाकर के मेडिकल टीम को यहाँ पे लेकर के आओ और जितने भी लोग घायल हैं उन सबकी मदद करो। और फिर ये भी बोलती है कि अब टूर्नामेंट यहीं पे खत्म होता है। फिर इसके कुछ दिन बाद बाकी सुपरवाइजर जाकर के हाजिम से मिलते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने जुगो को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से मारा है, क्योंकि वार्डन ने बस इतना बोला था कि हमें उन्हें पकड़ना है, ना कि इतनी बुरी तरह से उनको मारना है कि उनकी जान ही चली जाए। हाजिम बोलता है कि तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने उसको इतना भी नहीं मारा कि उसकी जान ही चली जाए। लेकिन बाकी सब लोग हाजिम पे इल्जाम डालते हैं कि तुम्हारी वजह से आज जुगो हॉस्पिटल में है और टूर्नामेंट भी खत्म कर दिया गया। फिर थोड़ी देर वहाँ पे डांट सुन लेने के बाद हाजिम वहाँ से उठ करके चला जाता है बिल्डिंग नंबर 13 की तरफ। अब जो भी चीज टूर्नामेंट में हुई है उसकी वजह से वार्डन तुरंत ही टूर्नामेंट को खत्म कर देते हैं। लेकिन हाजिम के जो 2 असिस्टेंट है वो दोनों मिल करके ये घोषित कर देते हैं कि हाजिम इस टूर्नामेंट का विनर है और इसीलिए बाकी गार्ड्स नफरत कर रहे होते हैं हाजिम से। अब यहाँ पे हाजिम जब सेल नंबर 13 में जाता है तो यूनो लगातार उस पर कोई ना कोई सामान फेंक रहा होता है और उससे पूछ रहा होता है कि जब तुम जुगो को इतनी बुरी तरह से मार रहे थे तो तुम क्या सोच रहे थे।
लेकिन यहाँ पे रॉक और निको डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हाजिम जो है वो अपनी जॉब को बचाने के लिए और अपनी जॉब के लिए किसी की भी जान ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हाजिम बुरा है, बस फर्क इतना है कि हाजिम अपनी जॉब बहुत ही ईमानदारी से निभाता है। फिर हाजिम बोलता है कि मैं मानता हूँ कि आज मैंने बहुत ही ज्यादा मारा है जुगो को और मैं हद से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन यूनो अभी तुमने मेरा कॉलर पकड़ा है और तुम भी हद से ज्यादा आगे बढ़ते जा रहे हो। फिर यहाँ पे यूनो अपने आप को शांत करता है और हाजिम से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि जुगो काफी चीजों में बहुत बुरा है, खासकर हैंडराइटिंग में, मैथ्स में और स्पोर्ट्स में, लेकिन वो एक चीज में बहुत ही अच्छा है और खासकर किसी भी जेल से भागने में। और हम तीनों ने मिलकर के काफी सारा समय बिताया है उसके साथ, इसलिए हमें पता है कि वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है। इसके बाद यूनो पूछता है कि जुगो कहाँ है, लेकिन हाजिम उसे कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हाजिम आराम से एक जगह पे जाके बैठता है और सोचता है कि यहाँ पे बैठ करके मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, लेकिन तभी उसके पास एक आदमी आकर के बोलता है कि वार्डन ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है और ध्यान रहे कि ये चिट्ठी केवल तुम ही पढ़ना क्योंकि एक प्राइवेट चिट्ठी है। लेकिन यहाँ पे वो हाजिम को लेटर देता ही नहीं और बल्कि लाउडली सबके सामने बोलने लगता है कि उस चिट्ठी के अंदर क्या है। उस चिट्ठी के अंदर लिखा होता है कि हाजिम जो सेल नंबर 13 का एक सुपरवाइजर है उसको 3 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब जो बंदा चिट्ठी लाया था वो तो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन यहाँ पे हाजिम अपना सिर झुका के शर्म के मारे कुछ नहीं बोलता। अब यहाँ पे वार्डन रो रही होती है क्योंकि उसने हाजिम को सस्पेंड कर दिया। ये काम उसको अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन उसकी ड्यूटी है तो उसको करना पड़ेगा। फिर 3 दिन के बाद हाजिम फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। वो आते अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या सेल नंबर 13 से किसी भी कैदी ने भागने की कोशिश की है या फिर तुम्हारे साथ कोई भी मिसबिहेव किया है। उसका असिस्टेंट बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपके चले जाने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं की और ऊपर से इस बार उन लोगों ने मुझे बुली भी नहीं किया। फिर हाजिम जब वहाँ से जाने लगता है तब अचानक से उसके सामने एक और गार्ड आ जाता है। वो बताता है कि जुगो को होश आ गया है। हाजिम बोलता है कि हाँ, मैं उसी को देखने जा रहा था, लेकिन मन में इन दोनों को ये बात पता है कि जिस कैदी के सुपरवाइजर हैं उन्हीं कैदियों की वजह से टूर्नामेंट बेकार हो गया। फिर हाजिम बोलता है कि तुम्हारे कैदी की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है, इतना तो जुगो ने भी नहीं किया था। फिर ये गार्ड बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और उसको हमने फिलहाल के लिए एक चेन से बांध के रख दिया किसी और बिल्डिंग में, लेकिन वो अभी हमसे बात नहीं कर रहा। वो बोल रहा है कि मैं डायरेक्ट बात करूंगा तो जुगो से ही। हाजिम बोलता है कि शायद उसके मन में कुछ और चल रहा है, वो भले ही जुगो से बात करना चाहता हो लेकिन हो सकता है वो जुगो से फिर से लड़ना चाहता है। ये गार्ड बोलता है कि क्या हो अगर वो दोनों आपस में बात करें तो हो सकता है हमें और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये वॉकी टॉकी ले जाकर के दे देना जुगो को ताकि वो उस कैदी से बात कर सके। हाजिम बोलता है कि तुम कब से प्रिजनर की बात में आने लगे। फिर यहाँ पे गार्ड बताता है कि देखो, अगर हमें पता करना होगा कि ये दोनों इतने ज्यादा वायलेंट कैसे हो गए और वो रेड स्कार वाला आदमी कौन है तो हमें इन दोनों की बात करवानी होगी। इधर पे हाजिम जब जुगो से मिलने जाता है तो वो देखता है कि जुगो को भी चेन से बांध के रखा गया है। फिर हाजिम उसके सामने एक वॉकी टॉकी रखता है और वहाँ पे लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा काट देता है और फिर जुगो से पूछता है कि क्या तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो। अब यही बात जुगो का ध्यान खींच लेती है क्योंकि इतनी देर से जुगो केवल शांत बैठा हुआ था, लेकिन यहाँ पे जुगो बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर इसके बाद वो वॉकी टॉकी ऑन हो जाता है और यहाँ पे हाजिम बोलता है कि तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे अब बात करना चाहता है। फिर ये बताता है कि जिस रेड स्कार वाले आदमी को तुम ढूंढ रहे हो उसको मैं खुद ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ और बताऊं उस आदमी के बारे में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें उस आदमी के बारे में कितना पता है। लेकिन यहाँ पे जुगो को भी उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता था और वो बोलता है कि मैं तो खुद तुमसे जानना चाहता था उस आदमी के बारे में। और आखिरी में जुगो बोलता है कि उसी आदमी की वजह से मेरे हाथ और गले में लोहे के पट्टे हैं। फिर ये आदमी पूछता है कि क्या तुम्हारा बस यही गोल है कि किसी तरीके से तुम्हें उस आदमी से मिलना है और अपने गले और हाथों में से ये पट्टे हटाना है। तब जुगो बोलता है कि हाँ, मेरा बस इतना सा गोल है। लेकिन ये जवाब सुन के ये आदमी हंसने लगता है। फिर ये आदमी बताता है कि केवल तुम नहीं हो जिसके ऊपर उस आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे ऊपर भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, बल्कि मैं तो अपनी पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन हम दोनों में केवल एक ही समानता है, वो ये कि हम दोनों ने बहुत दर्द सहा है। और जब मेरी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तब वो आदमी मेरे सामने आया था और उसने बताया था कि वो एक साइंटिस्ट है। उसने कहा था कि वो मेरे दर्द को खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा उसने मेरी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसके बाद मुझे और भी ज्यादा दर्द होने लगा। फिर जुगो बोलता है लेकिन तुम्हारी पावर बहुत अजीब है, ऐसा लग रहा है कि तुम इंसान नहीं हो। फिर वो आदमी बोलता है कि अच्छा, तुम्हें लगता है मैं इंसान नहीं हूँ, तो तुम अपनी पावर के बारे में क्या बोलना चाहोगे। और उस रेड स्कार वाले आदमी ने मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ लोगों को मारना जानता था। लेकिन मैंने एक दिन ये सब से तंग आकर के उस आदमी की जान लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी पावर बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि मैं उसके सामने टिक नहीं पाया और मैं बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन उस रेड स्कार वाले आदमी और तुम्हारे अंदर एक कॉमन चीज है, उसके पास भी मेटल रिंग्स हैं जो कि एक ब्लेड में बदल सकते हैं। ये पावर सेम तुम्हारी तरह है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रिंग्स मुझे दे दो ताकि तुम्हारी पावर और मेरी पावर एक हो जाए, जिसके बाद मैं उस साइंटिस्ट से बदला ले सकूं। और मैं चाह के भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे अंदर एक चिप फिट कर दिया था, जिसके बाद मैं अपनी
पावर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ और इसलिए मैं अब तक इस जेल के अंदर हूँ। फिर कॉल को कट कर दिया जाता है और यहाँ पे जुगो बोलता है कि मेरा जो अपोनेंट है वो एक नंबर का पागल है जो सोच रहा है उस साइंटिस्ट को मार गिराएगा। फिर हाजिम बोलता है कि कम से कम उसके पास कोई मकसद तो है, तुम तो पूरे दिन बस यहाँ पे रहते हो और यही सोचते हो कि तुम्हें जेल से कैसे भागना है। तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम जेल से भाग भी सकते हो, लेकिन हर बार तुम जानबूझ के अपने आप को पकड़वा देते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम खुद सोचते रहते हो कि अगर तुम इस जेल से एक दिन भाग गए तो तुम क्या करोगे, और ऊपर से तुम साइंटिस्ट को मारना भी नहीं चाहते हो, यानी कि उस रेड स्कार वाले आदमी को, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने उसको मार दिया तो तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। और इसलिए तुम इतने सालों से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उस आदमी के बारे में कभी पता नहीं लगाया और ना ही उसके पीछे जाने की कोशिश की। ये सुनने के बाद जुगो बोलता है कि शायद तुमने सही बोला। फिर जुगो अपनी बचपन की कहानी बताता है कि किस तरीके से बचपन में भी मैं किसी भी चीज की ख्वाहिश नहीं करता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस जी रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही टूर्नामेंट की, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे सेलमेट कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी करता हूँ। और कभी भी मेरा कोई मोटिव नहीं रहा या फिर मेरा कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन जब एक बार मेरे हाथ और गले में ये रिंग्स पहना दिए गए, तब से मेरा एक ही मोटिव था कि उस आदमी को ढूंढना और उसकी जान लेना। और जब मुझे पता चला कि इन रिंग्स के अंदर कितनी सारी पावर है तो मुझे और भी ज्यादा मजा आने लगा। लेकिन जब मैं अपने दोस्तों से मिला तब मुझे उनसे जलन होने लगी, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में खुश रह रहे थे। और फिर मुझे समझ में आया कि हमें लाइफ का हर एक मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, और इसी वजह से मैं कभी भी इस जेल से भागने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे इनके साथ मजा आ रहा था और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ मैं और भी समय बिता सकूं। लेकिन अब उन लोगों ने मेरा एक ऐसा रूप देख लिया है जिसके बाद उन्हें यही लगेगा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और हो सकता है मुझसे डरने भी लगे और मुझसे बात तक ना करें। इसलिए जुगो सोचता है कि वो यहीं पे अपनी जान ले लेगा। तब हाजिम बोलता है कि तुम एक नंबर के पागल हो जो कि ये सोच रहे हो कि मैं सिचुएशन से भाग जाऊंगा, बल्कि तुम्हें तो सिचुएशन को फेस करना चाहिए। और तुमने नानबा में आने का फैसला क्यों किया? यहाँ पे जुगो बताता है कि मैंने इसलिए फैसला किया था नानबा में आने का क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे साइंटिस्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन ये सब झूठ था। अब मैं क्या करूँ तुम मुझे बताओ। हाजिम बोलता है क्योंकि तुम टूर्नामेंट जीत चुके हो तो तुम अपनी कोई भी एक मनपसंद चीज मांग सकते हो, लेकिन तुम्हें इसके बारे में जल्दी सोचना होगा। जुगो बोलता है कि मुझे बस एक मौका चाहिए। फिर हाजिम बोलता है कि ठीक है, तुम्हें एक मौका मिलेगा और जो तुमने टूर्नामेंट में किया वो उसको माफ कर दिया जाएगा और हो सकता है तुम सेल नंबर 13 में वापस चले जाओ। लेकिन जब हाजिम बीच में सस्पेंड हो गया था 3 दिन के लिए, तब यहाँ पे सेल नंबर 13 का गार्ड जो है बदल दिया गया था और इस व्हाइट हेयर वाले आदमी को बना दिया गया था इनका सुपरवाइजर। इस आदमी का नाम है किंजीरो, और ये जाकर के सेल नंबर 13 में सबको बताया है कि जुगो की हालत पहले से ठीक है और उसको लगातार मेडिकल चेकअप में रखा जा रहा है ताकि उसकी हालत और भी जल्दी सुधर सके। लेकिन अभी किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम लोग को अभी जाना है एक मेडिकल चेकअप के लिए। और जब ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये लोग देखते हैं कि कंपटीशन में जो उनके अपोनेंट्स थे वो लोग भी वहाँ पे हैं और उनको बहुत ही कम इंजरी है, बोला जाए तो ना के बराबर। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग डॉक्टर को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि उनको बहुत ज्यादा चोट आई हो। फिर लोग पूछते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा, तो डॉक्टर बताते हैं कि तुम्हारा नंबर जल्दी आएगा, लेकिन थोड़ी देर वेट करो। लेकिन जहाँ तक बात है निको का, तो निको को जल्दी ही इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है दूसरों का कोई भी मूव कॉपी करने का, उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तभी वहाँ पे रोबोटिक नर्स आती है। अब उसको देख लेने के बाद रॉक और यूनो पागल हो जाते हैं। वो लोग लगातार उस नर्स से पूछ रहे होते हैं क्या तुम हमारे साथ डेट पे चलोगी। अब इन दोनों की इस हरकत के बाद निको भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी लगातार उस रोबोटिक नर्स से पूछ रहा होता है क्या तुम मेरे साथ पहले डेट पे चलोगी। और फिर तीनों मिल करके उस अबला नर्स को छेड़ रहे होते हैं। अब अगले दिन इनका सुपरवाइजर फिर से चेंज हो जाता है, एक नया सुपरवाइजर आ जाता है और ये लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि जुगो का क्या हाल है। वो बताता है कि जुगो ठीक है और बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब ये लोग तीनों मिस कर रहे होते हैं जुगो को, तो इसलिए लोग एक नकली जुगो बना लेते हैं ताकि वो लोग उसके साथ खेल सके। तब सुपरवाइजर को ऐसा लगता है कि ये लोग पागल हो जाएंगे, इसलिए सुपरवाइजर उन लोगों को दिखाने लगता है कि हमारा जेल कैसा है, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी है। लेकिन यहाँ पे यूनो सोचता है कि ये सब बेकार है और वो नकली जुगो के साथ सोने चला जाता है। लेकिन नए सुपरवाइजर को ऐसा लगता है कि यूनो थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए वो उसको किक मार के वहाँ से दूर कर देता है और बोलता है कि ऐसी वैसी कोई भी हरकत यहाँ पे मत करना। अब यहाँ पे जुगो को भी रिहा कर दिया जाता है और वो हाजिम के साथ जा रहा होता है बिल्डिंग नंबर 13 में। वो हाजिम से पूछता है कि उस आदमी ने मेरे को रेड स्कार वाले आदमी के बारे में इतना सब चीज क्यों बताया। हाजिम बोलता है कि सिंपल बात है, वो चाहता है कि तुम जाकर के उस साइंटिस्ट की जान ले लो, क्योंकि उसकी फायर मैजिक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए वो चाह रहा है कि तुम जाओ उसके पीछे और उसकी जान ले लो। और उस साइंटिस्ट ने तुम्हें मेटल रिंग इसलिए पहनाया होगा ताकि वो देखना चाहता था कि इसकी पावर कैसे काम करती है। फिर जुगो जब सेल नंबर 13 में वापस आता है तो हर कोई उसको देख करके खुश था, लेकिन यहाँ पे यूनो इतना खुश नहीं होता। वो बोलता है कि तुम हमें छोड़ के चले गए थे। जुगो उन सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने जो किया टूर्नामेंट में वो मेरी गलती थी, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा ऐसी कभी भी गलती नहीं करूंगा। और तीनों उसे माफ कर देते हैं। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो रॉक को कुछ सपने आते हैं। वो सपने होते हैं उसके पास्ट की चीजों को लेकर के, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। जब जुगो से पूछता है कि क्या हुआ तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस ये यूनो के खराटे की वजह से मेरी आंख खुल गई। लेकिन अगले दिन रॉक बहुत खुश होता है क्योंकि आज उसको ओवन मिलने वाला है, क्योंकि उसने टूर्नामेंट को जीता है। और फिर वो सबसे पहले पिज्जा बनाता है। वो अकेले नहीं खाता बल्कि अपने सभी दोस्तों को भी देता है। बाद में लियांग को भी बुलाता है किसी और सेल से,
और वहाँ पे उसका सुपरवाइजर भी आता है। वो उन दोनों के साथ पिज्जा शेयर करता है और यहाँ पे लियांग को बहुत अच्छा लगता है उसका पिज्जा। और फिर लियांग को लगता है कि उसको माफी मांगनी चाहिए रॉक से, और फिर वो रॉक से माफी मांगता है कि उसके पुराने बिहेवियर के लिए। यहाँ पे रॉक उसे माफ कर देता है और बोलता है कोई बात नहीं, चलो अब हम मिलकर के खाना खाते हैं। फिर उसके बाद लियांग उधर से चला जाता है। लेकिन लियांग के उधर से जाने के बाद जूगो देखता है कि रॉक बहुत ही ज्यादा बदल चुका है, और इतनी जल्दी वो कैसे बदल गया। तो रॉक के पास्ट में रॉक बहुत ही ज्यादा वायलेंट हुआ करता था और उसके जो पुराने सुपरवाइजर थे उसको बहुत मारा करते थे। लेकिन ये सभी चीजें पुराने जेल में हुआ करती थी, और पुराने जेल में ही वो पहली बार मिला था जूगो से, और तब जूगो ने उसकी मदद की थी वहाँ से भागने में। फिर जूगो उसको काफी सारा खाना खिलाता है, और यहाँ पे रॉक समझ जाता है कि किस तरीके से अच्छे इंसान कई बार जेल में भी मिल जाते हैं, और जूगो की इसी बिहेवियर की वजह से वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। अब यहाँ पे निको का भी बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि उसने भी टूर्नामेंट जीता है, तो उसके लिए भी एक पूरा गेमिंग रूम बनाया जाता है। फिर निको तरह तरह के गेम खेलने लगता है और एक रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि वो जो फ्लोटिंग गाय है और उसका जो दोस्त है वो दोनों भी मेरे साथ आकर के ज्वाइन करे मुझे। और फिर उसके बाद सब लोग गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं सिवाय जूगो के। तब निको उसका हाथ पकड़ के ले जाता है उसे गेम खिलाने के लिए। इसके बाद निको को एक गेमिंग कंसोल दिया जाता है जिसमें कि निको खुद से गेम खेल सकता है, और वो भी अकेले। लेकिन निको मना कर देता है इसे लेने से, और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसी गेमिंग रूम में डेली खेलूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्त भी मेरे साथ खेल सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ये ऑरेंज बालों वाला आदमी केंजी को अपनी कहानी बता रहा होता है। वो बोलता है कि बचपन से ही मेरा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया कि ये एक गिफ्ट है जो मेरे को गॉड ने दिया है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया ये अंदर की गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और एक दिन मेरी बॉडी में आग लग गई, जिसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी पूरी बॉडी जल रही है। यहाँ पे डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में चल क्या रहा है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरा साथ दिया, और इसी वजह से मैं अच्छा बन के रहा। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज जाता हूँ तब एक बच्चे ने मेरे बारे में रूमर फैला दिया कि मैं शैतान हूँ और मैं हर जगह आग लगा देता हूँ और लोगों की जान ले लेता हूँ, जिसके बाद कोई भी मेरे से बात ना करता और मैं अकेला पड़ गया। इन सभी चीजों से तंग आकर के मैं घर जा रहा था। लेकिन जब मैं घर जाता हूँ तो देखता क्या हूँ कि वो आग से जल रहा है, और एक जिस लड़के ने मेरे बारे में रूमर फैलाया था पूरे कॉलेज में वो वहीं पे खड़ा था, और उसने सबको बता दिया कि आग मैंने ही लगाई थी। इसके बाद पुलिस आई और मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मुझे पता था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसलिए मैं लगातार पुलिस वालों को समझा रहा था कि मेरे को छोड़ दिया जाए। लेकिन वो लोग ऐसा करने को तैयार नहीं थे, और गुस्से में आकर के मेरी बॉडी में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद हर किसी को यही लगने लगा कि ये काम मैंने ही किया है, मैंने ही अपने पेरेंट्स की जान ले ली। और क्योंकि अब लोग मुझे मॉन्स्टर मानने लग गए थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जेल में ही रहूंगा और बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं करूंगा। तब एक आदमी मेरे सामने आता है एक दिन और बोलता है कि तुम्हारी इस पावर को मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन उसने मेरी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उल्टा उसने मेरे को सिखाया कि मैं अपनी पावर को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ और बिना अपनी बॉडी को डैमेज किए हुए मैं अपनी पावर का सही से इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर एक दिन मुझे पता चला कि जिस लड़के ने मेरे बारे में कॉलेज में रूमर्स फैलाए थे उसका नाम है एल्फ, और वो भी उस साइंटिस्ट के साथ मिला हुआ था। यानी कि उसने जानबूझ के मेरे घर में आग लगाया और मेरा नाम डाल दिया ताकि इस दोनों मेरे को एक्सपेरिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सके। जैसे ही मुझे ये बात पता चली मैंने यहाँ पे एल्फ की जान लेने की कोशिश की और उस साइंटिस्ट की भी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन उस साइंटिस्ट ने अपने ब्लेड की मदद से मेरे आँख की पावर को तुरंत खत्म कर दिया, और उस फाइट में मेरी आंखों पे भी चोट लग गई थी। लेकिन अब मुझे राहत है क्योंकि अब मेरे अंदर फ्लेम की पावर नहीं है। फिर केंची बताता है कि मैं तुम्हारी कहानी पे यकीन करता हूँ क्योंकि मैं इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था यहाँ पे आने से पहले, और मैंने तुम्हारी तरह काफी सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है जहाँ पे लोगों को अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कोई भी मेरी बात पे बिलीव नहीं करता था, जिसकी वजह से मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और यहाँ पे सुपरवाइजर बन गया। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने सामने देखता हूँ तो मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से कोशिश करूंगा ताकि मैं असली गुनहगार को पकड़वा सकूं। इसके बाद केंची से ले जाता है गेमिंग रूम में ताकि ये बाकियों के साथ अपनी जान पहचान बना सके। फिर सब लोग मिल करके खेलने लगते हैं गेम। तब हाजिम बोलता है बहुत हुआ, चलो अपने अपने सेल में। लेकिन हर कोई उसकी इस बात का प्रोटेस्ट करने लगता है और फिर से सब लोग गेम खेलने लगते हैं। फिर रात में जूगो यूनो से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है क्या मैं सही में ये चीजें डिजर्व करता हूँ, क्योंकि जो चीज मैंने तुम लोगों के साथ की या फिर मैंने उस टूर्नामेंट में की उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही रहना चाहिए। यूनो बोलता है कि हाँ तुमने गलती तो की है, लेकिन एक बात बता देता हूँ, तुम चाहे कैसे भी हो तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें अपनी लाइफ को थोड़ा और एंजॉय करना चाहिए और बाकी सबसे भी घुल मिल के रहना चाहिए। भले तुम एक जेल के अंदर ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें बाकी कैदी से भी बात करनी चाहिए। इस बात से मोटिवेट होकर के जूगो चला जाता है टेरेस के ऊपर और यहाँ पे टिमटिम सितारों को एंजॉय कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एल्फ आ जाता है और वो जूगो से बोलता है कि तुम्हें याद है ना कि मैं कौन हूँ और हम लोग पास्ट में बहुत खेला करते थे। लेकिन यहाँ पे जूगो को कुछ भी याद नहीं आता और यहाँ पे एल्फ लगातार इधर से उधर टेलीपोर्ट हो रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें अभी याद नहीं आया कि मैं कौन हूँ और तुम्हें ये हथियार दिए गए थे ताकि तुम और भी ज्यादा डाटा कलेक्ट करके हमारे पास लेकर के आओ। फिर जूगो उससे बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और चुपचाप बताओ कि तुम कौन हो और मुझे किसके लिए काम करना था और तुम्हारा कौन मास्टर है। तभी एल्फ उसके ऊपर आ जाता है और अपने चाकू से उसके हाथ पे वार करता है और बोलता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था और मेरे मास्टर का नाम थोड़ा तमीज से लो। तभी जूगो को एक फ्लैशबैक आता है
है जहाँ पे वो देखता है कि एक आदमी अपनी जान दे रहा है ताकि जुगो उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह से भाग सके। अब यहाँ पे एल्फ का मिशन है कि उसे जुगो का दिमाग लेकर के जाना है अपने मास्टर के पास, लेकिन यहाँ पे वो जुगो को डराता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे सभी दोस्तों की जान ले लूंगा। तभी जुगो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके नाइफ को काट देता है और यहाँ पे जुगो अब अपनी पावर को पूरा कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एल्फ बोलता है कि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। और यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि वो शुरू से ही यहाँ पे एक इल्यूजन कर रहा था जुगो के सामने। और फिर एल्फ बोलता है कि मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मैं तुम्हारे दोस्तों को भी इस्तेमाल करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट में। एल्फ वहाँ से जाते वक्त बोलता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब इस चीज से जुगो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसको अपने दोस्तों की प्रोटेक्शन करनी है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो एक रात यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन फिर उसके तीनों दोस्त भी उड़ जाते हैं और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि हम सब मिल करके यहाँ से जुगो के साथ भाग जाएंगे। वो लोग जब आखिरी गेट पे पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके सामने उन्हीं का सुपरवाइजर हाजिम खड़ा है। तभी जुगो अपने तीनों दोस्तों को एक लॉकअप के अंदर बंद कर देता है और अकेले हाजिम से लड़ने चला जाता है। दोनों स्टार्टिंग में तो अपने हाथों से ही लड़ रहे होते हैं, लेकिन आगे चल के ये फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो रही होती है। अब ये चीज देखते हुए रॉक और योनो तुरंत ही उस लॉकअप के अंदर से बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे जुगो को रोकते हैं और फिर जुगो को समझाते हैं कि हम तीनों ने आपस में वादा किया था कि हम जहाँ पे भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, चाहे हम यहाँ पे रहें या फिर यहाँ से भाग करके कहीं और चले जाएं। अगर मुसीबत हम पे आती है तो हम चारों मिल करके उसका सामना करेंगे, और अगर हमें इस जेल से भागना है तो हम चारों मिल करके भागेंगे, ना कि कोई एक हमें छोड़ करके अकेला चले जाएगा। हाजिम पीछे से बोलता है कि कोई भाग के नहीं जाने वाला, और इसके बाद ये चारों अपने सेल में वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सेल में जाने से पहले हाजिम एक एक टपली मारता है इनके सिर पे और बोलता है कि ड्रामा जल्दी खत्म करो। अब यहाँ पे जुगो को फिक्र तो होती है कि कहीं उसके दोस्तों के साथ कुछ हो ना जाए, लेकिन उसको इस बात की भी खुशी होती है कि उसके दोस्त जहाँ पे खुश हैं और जहाँ पे वो रहना चाहते हैं वहाँ पे वो भी रहेगा। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।